नमस्कार। आज का वीडियो हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो कोई उद्योग प्रारंभ करना चाहते हैं या कोई व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं। सरकारें भी आजकल काफ़ी एडवर्टाइजमेंट करके मोटिवेट कर रही हैं कि हर एक बंदे को कुछ करना चाहिए, रोज़गार क्रिएट हो, लोग स्वावलंबी बने। जब हम देखते हैं कि यदि हम कोई चीज़ प्रारंभ करना चाहते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती है, छोटी 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 बहुत सारी समस्याएं जो पहाड़ की तरह नजर आती है। पहले देखते हैं कि यदि हम कोई छोटा जॉब कर रहे हैं तो हम कैसे प्रारंभ करें। उसके लिए हम एक एच क्रिएट कर सकते हैं, या तो हम वाइफ के नाम से प्रारंभ कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। हम कोई बिजनेस या उद्योग प्रारंभ करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से बहुत सारी समस्याएं दिखाई देती हैं। इसमें बहुत सारे लॉज हैं दिखाई देते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन दिखाई देते हैं, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं, कहाँ नहीं कराएं, कहाँ जाएं। लेकिन ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। अधिक बेसिकली दो ही तरह से लॉ हमें इम्पेक्ट करते हैं, एक टैक्सेशन के लॉ इम्पेक्ट करते हैं और एक लेबर लॉ। कोई बात नहीं, बस दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमें व्यवसाय कराने से पहले एक उद्योग आधार है, गवर्नमेंट ने बना रखा है, वहाँ एक रजिस्ट्रेशन जरूर ले लेना चाहिए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये लॉस क्या है। तो पहले लेबर लॉ देखते हैं। हमारी कोई समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसी तरह हमारे यहाँ जो काम करते हैं, वर्कर्स हैं या स्टाफ हैं, उनके प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसी को निभाने के लिए सरकार ने ये लेबर लॉ बना रखे हैं। तो उनके जो हमारे यहाँ काम करते हैं, वर्कर्स या स्टाफ, उनके पास चार तरह की सामाजिक समस्या होती हैं। एक तरह से जैसे वो कुछ ज़िंदगी में सेविंग कर लें, या वह उनके फैमिली में कोई बीमारी हो तो उससे वो सुरक्षा पा लें, या उनके संग कुछ मिस हैपन होता है तो जिसके कारण उनके परिवार की आय बंद हो जाती है, तो वह उनके परिवार की आय कंटिन्यूस रहे, इसके लिए कुछ सुरक्षा हो जाए, या जहाँ काम करते हैं वर्क प्लेस है वहाँ की सुरक्षा हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पीएफ एक्ट क्या है, पीएफ लॉ क्या है। पीएफ लॉ उसलिए बना है जैसे कोई व्यक्ति बढ़िया काम करता है, वर्कर है, स्टाफ है, तो वह चूँकि उसके खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि सेविंग नहीं कर पाता है, इसलिए वो कुछ सेविंग कर सके अपने लाइफ में, इसलिए पीएफ एक्ट बना रखा गया है। यदि हमारे यहाँ 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और वह भी जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, उनके ही पीएफ जमा कराने हैं। 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो पीएफ के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, और यदि जिन बंदों की 15,000 से ज़्यादा सैलरी है उनको पीएफ जमा कराने की ज़रूरत नहीं, जिनकी कम है उनको जमा कराने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि वो अपने ज़िंदगी में कुछ सेविंग कर सकेंगे तो उनके लिए भी सही रहेगा और हमारा सामाजिक दायित्व भी पूरा होगा। इसी तरह सरकार ने ESI लॉ बना रखा है। यदि हमारे यहाँ कोई काम करता है, बीमार होता है, उसके परिवार के लोग बीमार होते हैं तो कहाँ इलाज कराएगा, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। तो इस तरह के दायित्वों को पूर्ति के लिए सरकार ने ESI लॉ बना रखा है। उसकी सैलरी का 4% ही हम जमा कराते हैं। तो यदि वो बीमार पड़ता है तो जाके ESI कार्ड इशू होते हैं, उसके थ्रू अपना इलाज करा सकता है, उसे बीमारी के टेंशन से वो मुक्त हो जाएगा और हमारे यहाँ मुक्त होकर काम करेगा। जिस तरह ग्रेजुएटी एक्ट बना रखा है, कामगार है, चाहे वर्कर्स है, स्टाफ है, यदि उसके संग दुर्घटना होती है, उसकी अर्निंग बंद हो जाती है, परमानेंट डिसेबल हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो उसके परिवार खर्चे फ्यूचर में कैसे चलेंगे, इसलिए ग्रेजुएटी एक्ट बना रखा है। वो भी हमारे यहाँ ज़्यादा बर्डन नहीं है। यदि 10 लोग से ज़्यादा काम करते हैं तो हम ग्रेजुएट में रजिस्टर करा सकते हैं, हम अपना ग्रेजुएट ट्रस्ट खोल सकते हैं, या ग्रेजुएट ट्रस्ट खोल के LIC में जमा करा सकते हैं, या सरकार के ग्रेजुएट ट्रस्ट में जमा करा सकते हैं। कोई व्यक्ति जहाँ काम करता है उस स्थान की सुरक्षा के लिए सरकार ने कुछ नियम बना रखे होते हैं। बेसिकली उस स्थान की सुरक्षा के लिए 2 नियम ज़्यादा फेमस हैं, एक शॉप एक्ट है और दूसरा फैक्ट्री एक्ट है। बाकी माइंस एक्ट्स हैं, एक्सप्लोजिव एक्ट्स, बहुत सारे दूसरे एक्ट्स हैं जो वर्क स्थान के लिए, किस तरह का वर्क स्थान हो, कैसे वहाँ की सुरक्षा हो, हाइजीनिक ना हो, वहाँ पे गैस रिसाव ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, उसके लिए ये सब एक्ट बने हुए हैं। और शॉप एंड स्टेबलाइजेशन एक्ट उन लोगों के लिए जैसे छोटे सैलून्स हो गए, दुकान हो गए, सॉफ्टवेयर कंपनी हो गए, कॉल सेंटर्स हो गए, उसलिए शॉप एंड स्टेबलाइजमेंट एक्ट है। तो उसमें बेसिकली इंस्पेक्टर जांच करता है कि हाँ बंदा जो काम कर रहा है उसके लिए वो सूटेबल जगह है कि नहीं है। और फैक्ट्री एक्ट हो गए तो जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, मशीन, पावर मशीन है, कि दुर्घटना की कोई संभावना ना हो। एक्चुअली फैक्ट्री एक्ट 20 लोगों से ज़्यादा जहाँ काम करते हैं, यदि पावर के संग काम करते हैं 10 लोगों से ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ अप्लीकेबल होता है। और शॉप एंड स्टेबलाइजमेंट एक्ट हर एक जगह काम का अप्लीकेबल होता है, चाहे वहाँ पे एक भी बंदा काम करता क्यों ना हो। तो ये भी एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन है, ले लेना चाहिए। इन सब रजिस्ट्रेशनों के संग सरकार ऑटोमेटिकली एक लेबर लॉ का रजिस्ट्रेशन नंबर, लीन नंबर दे देती है। और आजकल तो एक सिंगल रिटर्न विंडो भी बना रखी है सरकार, कोई दिक्कत नहीं है लेबर लॉ में। इसे एक सामाजिक कार्य मान के करना चाहिए। टैक्सेशन लॉ वह नियम है जिससे सरकार किसी व्यक्ति से टैक्स कलेक्ट करती है। तो सरकार 2 तरह से टैक्स कलेक्ट करती है, एक डायरेक्ट रूप से टैक्स कलेक्ट करती है किसी व्यक्ति से, इनडायरेक्ट रूप से। डायरेक्ट रूप से कि इस तरह कलेक्ट करे जैसे हम टैक्स पे कर दिए तो सरकार हमसे डायरेक्ट टैक्स ले ली,
और इनडायरेक्ट रूप से टैक्स जैसे किसी दूसरे व्यक्ति के मार्फत हमें पता नहीं चले सरकार टैक्स ले ली। अधिकतर इनडायरेक्ट रूप से टैक्स यदि हम कोई खर्चा करते हैं उससे टैक्स कलेक्ट करती है। खर्चा हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो सर्विस ले सकते हैं या तो गुड्स खरीद कर सकते हैं। तो इस तरह से खर्चे हम करते हैं तो उस पर सरकार टैक्स लगा लेती है। तो जो सेलर है या सर्विस प्रोवाइडर है उस पर टैक्स सरकार लगाती है, उसके थ्रू सरकार कलेक्ट कर लेती है। तो सेलर और सर्विस प्रोवाइडर आ गए तो उद्यमी भी आ गए, इंडस्ट्री भी आ गई, तो उसके ऊपर सरकार टैक्स लगाती है। ये सब सारे उद्यमी पे नहीं लागू हुए। जिनके टर्नओवर 40 लाख से कम है उनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, और यदि उनका 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर है तो 1% कंपोजिट स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इस प्रकार जो प्रत्येक गुड्स पे, प्रत्येक सर्विसेज पे जो सरकार ने परसेंटेज बना रखे हैं उस परसेंटेज के हिसाब से टैक्स कलेक्ट करके सरकार के डिपार्टमेंट में जमा कराते हैं। तो ये भी सिंपल है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ज़्यादा टेंशन लगता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बहुत ही आसान काम है। हम कुरियर एजेंसी को पकड़ लेते हैं या कार्गो एजेंसी को पकड़ लेते हैं, उसके मार्फत हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। इंपोर्ट करते समय बस हमें इंपोर्ट ड्यूटी देनी होती है। इस तौर पे जो कर लेती है उससे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं या इनकम टैक्स कहते हैं। इसके लिए सरकार ने पैन नंबर का प्रोविज़न बना रखा है। जो भी टैक्स पेयर बनता है जिनके इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा होते हैं उन्हें पैन नंबर अलॉट करा लेना चाहिए, अर्थात पैन अप्लाई करके पैन नंबर ले लेना चाहिए। समय पर जैसे उनकी एलिजिबिलिटी होती है उस पैन पे टैक्स जमा करा देना चाहिए। और यदि उनकी एलिजिबिलिटी नहीं होती है तो साल के अंत में एक रिटर्न भर देना चाहिए कि देखिए हमारा टैक्स इतना है और हम या तो छूट के दायरे में हैं या तो टैक्स के दायरे में हैं जो हम आपको जमा करा रहे हैं, और हमारा टोटल इनकम का हिसाब इतना है। और इसी तरह सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार ने एक TDS के प्रोविज़न बना रखे हैं। ये प्रोविज़न दो तरह से इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है या प्रोफेशनल रिसिप्ट 50 लाख से ज़्यादा है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक टाइप के काम होते हैं, सर्विसेज होती हैं, और जैसे कि या प्रोफेशनल सर्विसेज हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, और सारे बहुत सारे बैंक इंटरेस्ट वगैरह हो गए। तो उसमें वो बंदा यदि किसी सामने वाले को पेमेंट करता है तो कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट वो काट के पेमेंट करता है, और वह बंदा उसके पैन पे वो अमाउंट जमा करा देता है जो उसके इनकम टैक्स के रूप में ही होता है। इसी तरह TDS के दूसरे प्रोविज़न हैं जिसमें कोई प्रॉपर्टी सेल करता है, 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी होती है, तो डायरेक्टली कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जिसको पेमेंट करना होता है अपना 1% काट के वो उसके खाते में जमा करा देता है, पैन के खाते में जमा करा देता है। या कोई व्यक्ति रेंट है, रेंट के केस में भी है, कोई डायरेक्टली विदाउट टैन लिए हुए कोई भी व्यक्ति किसी को पेमेंट करता है रेंट एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा तो उसके खाते में जमा करा देता है। यदि कोई व्यक्ति किसी का TDS काटता है तो टेंशन की बात नहीं है, वो हमारे पैन नंबर पे ही जमा करा देता है, जो बाद में हम जब अपना इनकम का हिसाब सरकार को देते हैं ITR के थ्रू, तो हिसाब में हम अपना दिखाते हैं कि इतना हमारा इनकम हुआ, इस पर इतना टैक्स हुआ, इतना TDS के द्वारा जमा हुआ, इतना एडवांस टैक्स के द्वारा जमा हुआ, इतना यदि टैक्स कम है तो मैं जमा करा देता हूँ, और टैक्स ज़्यादा है तो आप रिफंड कर दो। सरकार 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के और रिफंड कर देती है पैसा। ये सैलरी इनकम वालों के लिए ITR 1 एक साधारण सा इनकम जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाया है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि वो 50 लाख से कम की सैलरी हो, उनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी हो जिसे रेंट आता हो, और बैंक के FD से इंटरेस्ट आता हो, बैंक के इंटरेस्ट से इंटरेस्ट आता हो, इनकम टैक्स के जो रिफंड होते हैं उसके इंटरेस्ट हो, जो ITR 1 के लिए उसके लिए यूज किया जाता है। ITR 2 कोई इंडिविजुअल या HUF हो जिसके पास कोई बिजनेस इनकम ना हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्यों ना हो, लेकिन उनके पास सैलरी इनकम हो, इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म हो, कैपिटल गेन इनकम हो, शेयर से आता हो, और उसके पास हाउस रेंट रिसीव होते हों। और ITR 3 वो इंडिविजुअल या HUF हो जो जिसके पास अपना बिजनेस हो, केवल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, उसके लिए ITR 3 का प्रयोग करते हैं। छोटे इनकम या छोटे बिजनेस के लिए सरकार ने स्पेशल एक ITR फॉर्म बना रखा है जिसे ITR 4 बोलते हैं। इसमें कोई भी छोटा व्यापारी हो, छोटा सर्विस प्रोवाइडर हो या ट्रांसपोर्टर हो, अपना सिंपल टैक्स रिटर्न भर के अपना टेंशन फ्री हो सकता है। इसमें सरकार ने व्यापारियों के लिए 2 करोड़ टर्नओवर निर्धारित किया है। जो सेल परचेज करते हैं 2 करोड़ उनका टर्नओवर है, वो 6% या 8% अपना टोटल टर्नओवर का अपना इनकम मानकर अपना वो टैक्स रिटर्न भर लेते हैं। अर्थात जितना भी यदि बैंक से सेल हुआ हो तो 6% बैंक में पैसे आ रहे हों, तो यदि कैश सेल हो तो 8% उनका इनकम माना जाता है उस सेल के ऊपर, और बाकी सारा कैलकुलेशन जो आम आदमी को मिलता है उस तरह उनको और सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन वह चूँकि हम मानते हैं कि इतने पे जो 2 करोड़ है 2 करोड़ से कम है उस पर 8% हमारा प्रॉफिट है, इसलिए कोई खर्चा है और अलग से खर्चे का या डिप्रिसिएशन वगैरह क्लेम नहीं मिलता, बाकी सारे कुछ मिल जाते हैं हमें जो क्लेम होते हैं।
इसी तरह प्रोफेशनल के लिए सरकार ने दूसरा एक प्रोविज़न 44A DA बना रखा है, जिसमें उसका टर्नओवर 50 लाख से कम हो तो वह अपना टर्नओवर का 50% अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकता है। उसके ऊपर सामान्य जो कैलकुलेशन बैठते हैं उसकी तरह टैक्स पे कर सकता है। प्रोफेशनल में सरकार ने स्पेसिफाई किया है, जैसे लीगल सर्विसेज हो गए, मेडिकल हो गए, इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट हो गए, अकाउंटेंसी हो गए, टेक्निकल कंसल्टेंसी हो गए, इंटीरियर डेकोरेशन, और भी कोई जो छोटे इनकम जो आ रहे हों प्रोफेशनल इनकम, उसमें शामिल करके अपना टैक्स 50% रिसिप्ट के हिसाब से हम कर सकते हैं। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक फॉर्म पे अपना डिक्लेरेशन किया, इतना टर्नओवर है, उसका 50% प्रॉफिट हो गया, बाकी उस पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करके जमा करा दिया, जो भी TDS है रिफंड ले लिया, बस। इसी तरह ट्रांसपोर्टर्स के लिए है, और जिनके पास ट्रक्स हैं, हैवी ट्रक्स हैं, चाहे ट्रक्स हैं, तो एक ट्रक का इनकम महीने का 7,500 मानकर अपने पूरे साल का इनकम डिक्लेयर कर दिया, 7,500 से 12 से मल्टीपल कर दिया, ट्रक से मल्टीपल कर दिया, वो इतना इनकम हो गया। कोई और बुक्स हिसाब किताब रखने की ज़रूरत नहीं है। उस पर जितने पैसे बने उस पर टैक्स पे कर दिया सरकार को, नहीं बने रिफंड ले लिया, यदि किसी ने TDS काट रखा है तो। इस तरह से कोई बुक सब अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं, इतना सिंपल फॉर्म में कोई व्यक्ति है आराम से भर सकता है। एक सिंपल कंप्यूटेशन बनाकर अपना एक रिटर्न भरकर अपना, कोई किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, बैंक में भी सबमिट कर सकता है, लोन भी उसको मिल जाएंगे। इस तरह से छोटे व्यापारियों के लिए तमाम सरकार की योजनाएं, डरने की जरूरत नहीं है, बस स्टार्ट करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर करें।